नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। मनीष सिसोदिया जो है काफी दिनों से ट्रेंड पर चल रहे थे उनकी आबकारी नीतियों को लेकर। अगर इतनी ही अच्छी थी वो आबकारी नीति तो वापस क्यों ली गई, लोग ये जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो आज इसी चीज को हम जानने के लिए आज आप पहुंचे हैं लक्ष्मी नगर से, विधानसभा से। हमारे साथ जो पूर्व विधायक थे आपके नितिन त्यागी जी, वो जुड़े हुए हैं, तो वो बताएंगे कि आखिर इतनी ही सही थी ये नीति, तो ये क्यों वापस ली गई। तो सर, सबसे पहले हमें इसी सवाल का आप जवाब दे दीजिए कि अगर ये सही थी नीति तो क्यों वापस ले लिया। देखिए, नीति बहुत अच्छी थी और मुझे लगता है कि इस नीति के चलते कम से कम 20 से 30% जो रेवेन्यू था सरकार का, जो राजस्व था, वो बढ़ना चाहिए था। नीति, ये जो आबकारी नीति, जो नई वाली पॉलिसी है, वो लागू होनी थी तकरीबन 17 नवंबर पिछले साल। 15 नवंबर को इसके अंदर एलजी साहब ने एक ऑब्जेक्शन लगा दिया कि जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है, देखिए नीति इस तरीके से थी कि हर वार्ड के अंदर 3 ठेके मैक्सिमम होंगे और 9 वार्ड का एक जोन होगा। टोटल 32 जोन थे, तो जितने ठेके पहले से दिल्ली में थे उतने ही ठेके बनाने की बात की गई थी। तकरीबन 800 कुछ ठेके बनते हैं। तो एलजी साहब के बीच में पड़ने की वजह से तकरीबन 100 ठेके के आसपास ऐसा हो गया कि जो है वहां पे 100 वार्ड ऐसे हो गए जहां पे ठेके ही नहीं खुल सकते थे। तो लोगों के ठेके नहीं खुल पाए। जिन लोगों ने पैसा ऑलरेडी दे रखा था, जो अपफ्रंट लिया गया था, एडवांस में ऑक्शन के टाइम पे लिया था गवर्नमेंट ने, और तकरीबन 400 कुछ ठेके, 468 ठेके टोटल खुल पाए, जहां पे 800 कुछ खिलने थे। और उसके बाद भी जो सीबीआई और ईडी थी वो पीछे पड़ी रही ठेके वालों के। जो रिटेलर्स थे, जो ये दुकानें खोल रहे थे, वेंडर्स थे, उनके पीछे उनके ऊपर दबाव बनाया, उनके ठेके बंद करवाए, उनके लिकर शॉप्स बंद करवाई, जिसकी वजह से बहुत कम ठेके रह गए और ये लोग लॉस में जा रहे थे। जो अल्टीमेटली 800 कुछ ठेके की जगह पे अगर 100-150 ठेके रह जाते हैं तो वो तो काम ना करने दिए जाने के बराबर है। तो इसलिए ये नीति वापस लेनी पड़ी। नीति में कोई भी इसको पढ़ के देख लेगा, किसी से भी आप वेट करवा लें, मुझे लगता है कि दुनिया का कोई भी इकोनॉमिस्ट ये बता देगा कि एक बहुत अच्छी नीति किसी भी सरकार के लिए हो सकती है। कोई ठेका नहीं बढ़ाया गया। जितना भ्रम फैलाया भारतीय जनता पार्टी ने या कांग्रेस ने, भ्रम फैलाया कि जो है जगह जगह पे ठेके खुल रहे हैं, अलग अलग जगह पे हो रहा है। आप जल्दी ही मुझसे 1+1 भी पूछेंगी तो आपको बता दूं कि सारे ठेके प्राइवेटाइज किए गए थे। ठेकों ने आपस के कंपटीशन के चलते 1+1 जैसी स्कीमें लेके आए। पहले भी इस तरीके की स्कीमें जो शराब के जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो लोग इन ठेके वालों को देते हैं, वो लोग पास ऑन नहीं करते पब्लिक को, अपने पास उसको प्रॉफिट को रखते हैं। उस बार आपस के कंपटीशन के चलते इन लोगों ने पास ऑन करने की भी कोशिश करी। उसके खिलाफ दिल्ली सरकार कोर्ट भी गई कि जो है ये 1+1 नहीं होना चाहिए, पर कोर्ट ने कहा कि प्रमोशनल स्कीम्स को हम नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता, आप एमआरपी पे डिसाइड कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के चलते काफी बदनाम करने की कोशिश की गई। बहुत एक अच्छी स्कीम आई थी ये, और जिससे कि सरकार को बहुत फायदा होना था, और इसको रोक लगाने की कोशिश की, इसको सैबोटाइज करने की कोशिश की गई। एलजी जो उस वक्त थे उनके माध्यम से, और जो सीबीआई है, ईडी है, जो जो तोते हैं केंद्र सरकार के, उसके माध्यम से। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है जी। नुकसान इस चीज में हुआ कि जितना प्रॉफिट होना चाहिए था, जितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था, उतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा। प्रॉफिट में नुकसान जरूर हुआ है, ऐसा नुकसान नहीं हुआ जो एलजी साहब के लिए कहा कि जब आप ये सोच लीजिए 800 कुछ ठेके खुलने हैं दिल्ली के अंदर, खुल नहीं, 400 कुछ ठेके नहीं खुल पा रहे, तो जो उनसे जो राजस्व आना था वो राजस्व तो नहीं आया ना। तो ये तो नुकसान है ही है कि आप एक स्कीम को लेके चल रहे हैं जिसपे एलजी साहब ने पहले ऑब्जेक्शन लगाए, उनके ऑब्जेक्शंस को पूरा किया गया, फुलफिल किया गया। एलजी साहब ने साइन करके स्कीम को अप्रूव किया, उनके अप्रूवल से स्कीम को आगे किया, और अचानक से एलजी साहब ने उसमें फिर कुछ रोक लगा दी जिससे कि लोगों के ठेके ना खुल पाए, स्कीम फेल हो जाए। इस तरीके की कोशिश की गई दिल्ली के अंदर। लेकिन अभी जो एक वीडियो सामने आया था जिसमें मतलब कहा जा रहा था, ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो पिता हैं उनके जो 13 वो पकड़े गए थे, तो स्टिंग ऑपरेशन जो भाजपा ने किया था, तो उसमें जो चीजें कही किसी भी तरीके का कोई भी स्टिंग ऑपरेशन होता है, आपने किसी को अगर पकड़ा है, किसी पे दबाव बनाया है, उसके बाद आप उससे कोई भी स्टिंग ऑपरेशन करवा सकते हो। ये सब फिजूल की चीजें हैं। स्टिंग ऑपरेशन करना है तो किसी अधिकारी का कीजिए, किसी ऐसे का कीजिए जिसने पैसा लिया हो या किसी ने पैसा दिया हो, वो तो स्टिंग समझ में भी आएगा।
अगर कहीं ना पैसा लिया गया है ना दिया गया, ये सीबीआई ईडी इतने दिन से रेड मार रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी के गांव तक पहुंच गए, उनके लॉकर खुलवा लिए, 1 रुपये का उनको कुछ भी नहीं मिला। आपने देखा हो, आप तो काफी दिनों से पत्रकारिता में हैं, आपने देखा होगा कहीं पे भी सीबीआई की रेड पड़ती है, 1 घंटे के अंदर अंदर पता चल जाता है कि ये भी मिल गया, यहाँ से ये भी मिल गया, इस तरीके की खबरें सीबीआई खुद लीक कर देती है। 1 रुपए की भी कोई बरामदगी आपके चैनल पे भी नहीं आई, आपको भी नहीं सुनाई दी होगी। अगर कुछ होगा, देखिए एक पैटर्न बन गया है केंद्र सरकार का, ये सीबीआई से ईडी से रेड पड़वाते हैं। ये कैसा होता है, हमारे एरिया में कहते हैं इसे धूल में लठ मारना। धूल में लठ मारते हैं तो धूल उड़ती है, उसको चैनल वाले कई सारे जो है उसको धूल को धुआं धुआं बता के चिल्लाते हैं, उस धुएं को दिखा के बीजेपी वाले कहते हैं धुआं है तो आग भी होगी। ये एक पैटर्न बन गया है लोगों को अनैतिक तरीके से बदनाम करने का, और बदनाम करके फिर सवाल उठाने का कि यार इन्होंने गड़बड़ की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज तक गड़बड़ करती आई है। उनकी आबकारी नीति के चलते गुजरात के अंदर 100 लोग मर जाते हैं जहरीली शराब पी के, उसका तो कोई जवाब नहीं दे रहा। उसके ऊपर तो ईडी नहीं बैठी, उस पर तो सीबीआई नहीं बैठी, उस पर कोई जांच नहीं हो रही। आज दिल्ली के अंदर आप जांच करवा रहे हो, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, उसके बावजूद आप ये कोशिश कर रहे हो कि जो है दिल्ली की सरकार को बदनाम किया जाए। वो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी खराब है तो आम आदमी पार्टी भी खराब है, इनमें कोई फर्क नहीं है। खुद का तो वो मानते ही हैं, क्योंकि वो अपने यहाँ पे उस चीज को लेके चल रहे हैं कि भाई 100 लोग अगर जहरीली शराब पी के मर गए, पहले भी मरे थे, आज भी मर रहे हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम मान लेते हैं कि सारी की सारी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन हम जब बाहर जाते हैं और लोगों से ये पूछते हैं, दिल्ली के लोगों से ही हम ये पूछते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये एक का एक जो फ्री वाला चल रहा था 1+1 का, तो ये जो लोग नहीं पीते थे शराब मैंने वो आपको लोग भी पीना पहले शुरू कर बताया दिया। कि जो 1+1 चल रहा था, ये प्राइवेट ठेके थे सारे के सारे, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं थी। प्राइवेट ठेकों ने प्रमोशनल स्कीम्स, जो मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, जो शराब के नए नए व्यापारी आते हैं, जो लोग शराब को बनाते हैं, जिनकी जो कंपनी वाले होते हैं, उनको स्कीमें देते हैं। उस स्कीम के हिसाब से वो शराब को प्रमोट करने के लिए उन्होंने ऐसी स्कीमें, अपने ठेकों को प्रमोट करने के लिए ऐसी स्कीमें उन लोगों ने निकाली। उसका गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन मनीष सिसोदिया जी जो ये आरोप लगाते हैं कि वो विधायकों को खरीद रहे हैं, मतलब दूसरी पार्टी, देखिए, तो इस पे आप क्या कहेंगे? प्रूफ है ना, आप देखिए पास्ट रिकॉर्ड है, 2014 में अगर आपने देखा हो तो इन्हीं का एक उपाध्यक्ष था, प्रदेश उपाध्यक्ष, जिसका कि स्टिंग सारे चैनलों पे चला था। 5 करोड़ रुपए में हमारे विधायक को खरीदने की कोशिश कर रहा था उस टाइम पे, वो स्टिंग चला था। पूरे के पूरे देश में ऑपरेशन लोटस ये चला रहे हैं। आपने महाराष्ट्र के अंदर देखा होगा क्या हुआ, आपने कर्नाटका के अंदर देखा होगा क्या हुआ, आपने मध्य प्रदेश के अंदर देखा होगा क्या हुआ, राजस्थान में बाल बाल बच गई कांग्रेस की सरकार, या आपने देखा होगा झारखंड में क्या कोशिश करी है। बिहार में जिस दिन फ्लोर टेस्ट होना था उसी दिन कई सारे आरजेडी के नेताओं के ऊपर घरों पे रेड पड़ गई। इस तरीके का दबाव बना के, इस तरीके का लोगों को खरीद के, गोवा में अभी अभी कांग्रेस के इतने सारे चेंज हुए हैं, फ्री में थोड़ी चेंज हो गए। हम तो पूछ रहे हैं, तो जानना चाहते हैं, हमारे सारे विधायकों को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हो, आप 20-20 करोड़ के ऑफर कर रहे हो। विधायक आके खुद बता रहे हैं, विधायक बहुत जिम्मेदार स्थिति में होता है, विधायक एक बहुत जिम्मेदार पोजीशन होती है, लोगों को रिप्रेजेंट करता है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो आप उसको सीरियसली लीजिए कि उनको अगर किसी ने अप्रोच किया है, उनको अगर 20 करोड़ की ऑफर की है, तो ये पैसा कहां से आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के पास? 277 विधायक इधर से उधर भारतीय जनता पार्टी ने किए। 277 विधायक खरीदने के अगर 20 करोड़ की एवरेज लगाते हैं, और 40 विधायक जो दिल्ली में खरीदने की वो कोशिश कर रहे हैं, तो 6300 करोड़ रुपए का कैश आया कहां से भारतीय जनता पार्टी के पास में? ये बहुत बड़ा सवाल है देश के सामने, इसको पूछा जाना चाहिए। मेरा आपसे एक ही सवाल, एक लास्ट सवाल ये है कि मनीष सिसोदिया जी ने एक बार ये कहा था कि उन्हें भी ऑफर किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया गया होगा, उनके ऊपर दबाव बनाया गया, उनके ऊपर ये ईडी की और सीबीआई की बार बार रेड पड़ रही है, कभी लॉकर खुलवा के देख रहे हैं, कभी उनके दोस्तों को, उनके घर को, परिवार को, सभी लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये दबाव बनाया। उनसे ये कहा गया है, मनीष सिसोदिया जी ने बताया कि जो है उनसे कहा गया कि तुम बीजेपी ज्वाइन कर लो, आम आदमी पार्टी के 2 टुकड़े कर देते हैं, और जो है बीजेपी ज्वाइन कर लो, तुम्हें सीएम बना देंगे और विधायकों को भी ले आओ। इस तरीके का ऑफर अगर बीजेपी कर रही है तो बहुत शोचनीय है और बहुत जो है चिंताजनक है ये, कि अगर इस तरीके का काम बीजेपी कर रही है देश में, तो हमारी डेमोक्रेसी का क्या होगा? जब मतलब आपकी पार्टी जो होती है, मतलब ये प्रूफ मांगती है कि आपने जो ये चीज किया तो इसका प्रूफ दीजिए, तो इसका क्या प्रूफ है कि उन्होंने जो है बाद में प्रूफ दिया? मैंने आपको बताया ना, पहले भी हमने प्रूफ दिया, अभी भी हम प्रूफ देंगे, समय पे प्रूफ दे देंगे आपको। पहले प्रूफ दिया है, वीडियो दिया है, और सबने सारे चैनल में चलाया है, आपको याद होगा, आप पांडे जी को याद होगा। तो आप ये कैसे कह सकते हैं फिर? आपने ये क्यों नहीं कहा कि आपने भी दबाव बनाया है उन लोगों पे? आप बना सकते हैं ना कि हाँ भाई तुम ये बोलो। हम तो सीबीआई को कह रहे हैं ना, सीबीआई इसकी जांच करे। सीबीआई तो रिपोर्ट लेने को तैयार नहीं है, बीजेपी वाले चैनल पे बैठ के कहते हैं प्रूफ दो। बीजेपी को क्यों प्रूफ देंगे, सीबीआई को प्रूफ देंगे, सीबीआई जांच करे ना उनकी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए।
तो हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए देखते रहिए नेशनल खबर।